हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानकारी हासिल की, तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उसमें देखेंगे कि मानव विकास की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। मानव विकास की जो अवस्थाएँ हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो मानव विकास की अवस्थाएं मानी जाती है गर्भावस्था या जन्मपूर्व काल से। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे गर्भावस्था या जन्मपूर्व काल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे गर्भावस्था की अवधि तो होती है वो 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर माह या 40 सप्ताह या 280 दिन की होती है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है या जन्मपूर्व काल उसी को कहते हैं। तो उसकी जो अवधि होती है वो होती है कि 10 चंद्रमास या फिर 9 कैलेंडर माह या 40 सप्ताह या 280 दिन होती है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारी हेडिंग है गर्भावस्था या जन्मपूर्व काल। गर्भावस्था या जन्मपूर्व काल। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं कि गर्भावस्था की उत्पत्ति जन्म इसका कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गर्भावस्था में हम लोग देखते हैं कि गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर माह या 40 सप्ताह या 280 दिन होता है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है जो होती है वो 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर माह या 40 सप्ताह या 280 दिन होती है। तो गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो होती है आपकी 10 चंद्रमास या फिर 9 कैलेंडर माह या फिर 40 सप्ताह या 280 दिन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको कितने भागों में, जन्मपूर्व काल या गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी हेडिंग है जन्मपूर्व काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो जन्मपूर्व काल को 3 खंडों या 3 भागों में बांटा गया है। जन्मपूर्व काल को काल को 3 भागों में बांटा गया है। जन्मपूर्व काल या गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हमारा पहला रहेगा डिंबावस्था। पहला हमारा रहेगा डिंबावस्था। तो डिंबावस्था की जो अवधि होती है वह होती है निषेचन से निषेचन से 2 सप्ताह तक।
पहला हमारा था डिंबावस्था, इसके बाद हमारा है पिंडावस्था, इसकी जो अवधि होती है वो होती है 3 से 8 सप्ताह तक, 3 से 8 सप्ताह तक। इसके बाद लास्ट हमारा आता है भ्रूणावस्था। इसकी जो अवधि होती है 9 माह से 9वें सप्ताह से जन्म तक। नौवें सप्ताह से जन्म तक। तो ये थे मतलब गर्भावस्था, जन्म काल उसको हम लोग समझिए। गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर माह या 40 सप्ताह या 280 दिन होता है। इसके बाद हम लोग देख लिया जन्मपूर्व काल या गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया, उसको हम लोग देख लिया। इसको 3 भागों में बांटा गया। इसमें हमारा पहला डिंबावस्था था, वो था हमारा, उसकी शुरुआत मतलब अवधि होती है निषेचन से 2 सप्ताह तक। इसके बाद हमारा पिंडावस्था, पिंडावस्था हमारा होता है 3 से 8 सप्ताह तक। इसके बाद हमारा लास्ट होता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था जो होता है वो 9वें सप्ताह से होता है जन्म तक, और इस अवस्था में जो बालक का विकास होता है वो मस्तिष्काभिमुखी होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषाएं मतलब चलते हैं, मतलब हमारी मतलब अवस्था शुरू होती है सहस्वावस्था, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में देखते हैं मतलब उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम चलिए हम लोग देखते हैं सहस्वावस्था क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सहस्वावस्था के बारे में। तो सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उन्होंने अपनी शैक्षिक दृष्टि से सहस्वावस्था को 3 भागों में बांटा है, जो कि वही मतलब अभी तक चला आ रहा है। शैक्षिक दृष्टि से उन्होंने सहस्वावस्था को 3 भागों में बांटा है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं शैक्षिक दृष्टि से 3 बताई हैं। शैक्षिक दृष्टि से तीन अवस्थाएं बताई हैं। जिसमें हमारा पहला है सहस्वावस्था, जिसकी अवधि है जन्म से 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 वर्ष भी दिया रहता है। इसके बाद इन्होंने बताया दूसरी अवस्था होता है ये बाल्यावस्था, जिसकी अवधि इन्होंने बताई है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जिसकी अवधि इन्होंने बताई है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये थे मतलब अवस्थाएं, मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने शैक्षिक दृष्टि 3 अवस्थाएं बताई हैं। सहस्वावस्था जन्म से 6 वर्ष तक,
बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार इनके बारे में बताए, अवस्थाओं के बारे में बताए हैं। तो ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट पाया, हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं शैक्षिक दृष्टि से, मतलब इन्होंने क्या क्या अवस्थाएं बताई उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारी शुरुआत करते हैं पहली अवस्था से, शैशवावस्था से। शैशवावस्था क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं शैशवावस्था। इसके बाद हम लोग देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो अवधि होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। तो हम लोग शैशवावस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, शैशवावस्था होती क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं कि शैशवावस्था, जिसको मतलब शिशु। तो शिशु क्या होता है, शिशु जो है वो मतलब अंग्रेजी भाषा के इन्फेंट, इन्फेंट जो लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी से मिलकर बना है, जिसमें इनका अर्थ होता है अयोग्य या नहीं, और फेरी का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो बोलने में अयोग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या होते हैं। तो शिशु, शिशु जो आपका होता है वो शिशु अंग्रेजी के इन्फेंट से बना है। इन्फेंट शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी से मिलकर बना है। शिशु अंग्रेजी के इन्फेंट शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के इन्फेंट शब्द लैटिन भाषा के इन प्लस फेरी शब्द से बना है, जिसमें इन का अर्थ अयोग्य या नहीं, और फेरी का अर्थ बोलना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बोलने में असमर्थ होते हैं या असक्षम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। एक बार इसको और हम देख लेते हैं। शिशु अंग्रेजी भाषा के इन्फेंट शब्द से बना है। इन्फेंट शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी से मिलकर बना है, जिसमें इन का अर्थ होता है अयोग्य या नहीं, और फेरी का अर्थ होता है बोलना। अर्थात हम कह सकते हैं जो बोलने में अयोग्य हो उसे हम शिशु कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं परिभाषाएं। परिभाषा, तो हम लोग कुछ परिभाषाएं दी है मनोविज्ञान के द्वारा, उनको देख लेते हैं। जिनमें हमारी पहली परिभाषा रहेगी वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन महोदय जी ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दूसरी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि हार्लॉक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है।
इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली का काल है। शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली खतरनाक एवं अपीली का काल है। तो हरलाप के अनुसार शैशवावस्था क्या है? एक खतरनाक एवं अपीली का काल है। इसके बाद हम लोग हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसके बाद डिफिनेशन है फ्रायड की। इन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। चार से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इसके बाद हमारी डिफिनेशन है गुड एनफ के अनुसार। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है वह उसका आधा लगभग 3 वर्षों में हो जाता है। गुड एनफ के अनुसार लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक व्यक्ति का जितना व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है। तो गुड इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है। तो हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। हरलाप के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली का काल है। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है।
फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इसके बाद बूढ़े मतलब व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है। इसके बाद और भी कुछ परिभाषाएं उसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद हमारी परिभाषा प्लेटो के अनुसार इन्होंने कहा है बालक का मस्तिष्क जो होता है वो कोरा स्लेट होता है। प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, कोरा स्लेट होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट परिभाषा है जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क जो होता है वो कोरा कागज होता है। इसके बाद हम लोग रूसो ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बालक का जो मन होता है वो क्या होता है, कोरा कागज होता है। बालक का मन कोरा कागज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेटो ने कहा, इन्होंने कहा है बालक का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, कोरा स्लेट होता है। फिर इसके बाद जॉन लॉक ने बालक का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, कोरा कागज होता है। फिर रूसो ने कहा है कि बालक का मन जो होता है वो क्या होता है, कोरा कागज होता है। मस्तिष्क और जो मन होता है वो क्या होता है, कोरा कागज होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मतलब क्या क्या मतलब कहा है। रूसो की एक और परिभाषा काफी प्रचलित है जो कहा जाता है बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक के हाथ पैर और नेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इसके बाद हम लोग शैशवावस्था के क्या क्या उपनाम है जो कि काफी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो उससे मतलब क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं शैशवावस्था के उपनाम। तो हम लोग देखते हैं शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था के क्या क्या उपनाम होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जिसमें पहला उपनाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था।
इसके बाद आता अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, इसके बाद संस्कारों के निर्माण की अवस्था, फिर क्या आता है बोलने में अयोग्यता। तो हम लोग बता देते हैं क्या है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था। पहला हमारा है अतार्किक चिंतन की अवस्था। दूसरा हमारा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। और क्या होता है बोलने की अयोग्यता, मतलब जो होती है इसमें कम होती है, तो हो गया बोलने की अयोग्य अवस्था, जिसको हम लोग कह सकते हैं। बोलने की अयोग्य अवस्था। ये थी मतलब सहस्त्रार्थ के कुछ उपनाम, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा पहला है अतार्किक चिंतन की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, और लास्ट है बोलने की अयोग्य अवस्था। चलिए हम लोग सहस्त्रावस्था की विशेषताएं उसके बाद देखते हैं। तो हमारी जो पहली विशेषता है वो शारीरिक विकास में तीव्रता। पहली विशेषता हमारी क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता तात्पर्य जो बालक का शारीरिक विकास होता है वह शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में उसकी गति क्या होती है? मंद या धीमी पड़ जाती है, फिर किशोरावस्था में गति क्या होती है? वो तीव्र हो जाती है। दूसरी अवस्था हमारा मानसिक विकास में तीव्रता। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है। इसके बाद है तीसरी है सीखने में तीव्रता। सीखने में तीव्रता तात्पर्य है बालक जो कुछ भी मतलब सीखना चाहता है वो बहुत तीव्र गति से सीखना चाहता है। शैशवावस्था में ये विशेषताएं पाई जाती है। इसके बाद होती है दोहराने की प्रवृत्ति। बालक क्या करता है? किसी चीज के अनुकरण करके उसको बार बार क्या करता है? दोहराता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा है कि स्व प्रेम की भावना। स्व प्रेम की भावना काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया पेपर में।
जिसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म जिसको बताया था फ्रायड महोदय ने। स्व प्रेम की भावना का तात्पर्य यही है कि बालक क्या करते हैं, स्वयं मतलब खुद से ही प्रेम करते रहते हैं आपस में, मतलब अपने आप से ही वो मुस्कुराते हैं, अपने आप से हंसते हैं, बोलते हैं, मतलब कुछ भी मतलब क्या करते हैं, उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये थी मतलब स्व प्रेम की भावना। इसके बाद है क्या, जन्म के समय शिशु में क्या होता है, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, जो कि क्या होता है मतलब कि परंतु 2 वर्ष पश्चात उसमें 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। इसके बाद होती है क्या होता है, इसमें सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है, और होता है मूल प्रवृत्तियों पर जो व्यवहार होता है वो आधारित होता है। और लड़कों में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पूछा गया, लड़कों में कौन सी ग्रंथि, उसको हम लोग देख लेते हैं। काफी मतलब बहुत ही प्रचलित विशेषता ये है कि लड़कों और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये भी मतलब विशेषता के अंतर्गत ही आती है, तो उसको मतलब देख लेते हैं थोड़ा। अगली विशेषता है कि लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। लड़कों में क्या होता है, पितृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद देखते हैं लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लड़कों में पित्त विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। पित्त विरोधी ग्रंथि पाई, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या होता है, पिता की मतलब अपनी माता की तरफ क्या होता है, आकर्षित होते हैं। इसके बाद उनसे मतलब प्रेम करते हैं। और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। ये क्या करते हैं, अपने पिता की तरफ आकर्षित होती है, उनसे प्रेम करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब कि शैशवावस्था विशेषताएं में था, जो कि हम लोगों ने देखा मतलब कि सामाजिकता में अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है, शारीरिक विकास में अभाव होता है, मतलब मानसिक विकास है, सीखने की तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की मतलब कोई भी चीज, छोटे बच्चे उनको जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और क्या होता है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, स्व प्रेम की भावना होती है, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होते हैं,
और लड़कों में पित्त विरोधी ग्रंथि पाई जाती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग विशेषताएं देख लिया। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शैशवावस्था में क्या होता है शारीरिक विकास, शैशवावस्था मानसिक विकास, सामाजिक विकास और जो उसका मतलब संवेगात्मक विकास होता है उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।